बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो विजिबल लाइट होती है उसके बारे में, उसकी नेचर कैसी होती है और उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, विजिबल लाइट की जो इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। जब एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुई थी लाइट के ऊपर, तो दो राय रही हैं फिल वक्त में कि कुछ जो साइंटिस्ट थे उनकी नज़र में जो लाइट है वो एक वेव है, जबकि कुछ साइंटिस्ट थे वो ये कंसिडर करते थे कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो लाइट के ऊपर किया है वो किया है सबसे ज्यादा मैक्सवेल ने 1873 में। 1873 में मैक्सवेल ने ये प्रपोज किया कि जो लाइट है वो असल में हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि ये इस तरह की वेव्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह 90 का एंगल बनाकर चलती हैं। और इसी की वजह से जो वेव नेचर है वो कंफर्म होती है। बट इसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो उसका पार्टिकल नेचर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके अलावा कॉम्पटन स्कैटरिंग है। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसको एक्सप्लेन करते हैं, जबकि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये वो फिनोमेनाज हैं जो एसोसिएट होते हैं पर्टिकुलरली वेव्स के साथ। तो चूंकि लाइट जो है वो इन दोनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं दोनों को ही सेटिस्फाई करती है, तो ये कंफर्म होता है कि लाइट की जो नेचर है वो एक्चुअली पार्टिकल भी है। ये एनर्जी ऑफ पैकेट्स हैं जिनको फोटॉन कहा जाता है, और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ लाइट की जो वेव नेचर है और उससे एसोसिएटेड जो एक्सपेरिमेंटेशन या इंफॉर्मेशन, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है? आप अगर कहीं पे पानी के अंदर कोई ड्रॉप की कोई चीज गिराते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर वेव पैदा होने वाली ऐसे चारों तरफ ऐसे एक साथ फैलती हैं, एक साथ वो सर्कुलर फॉर्म में जाती हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो सर्कल बन रहा है ये असल में तमाम पॉइंट्स जो हैं ये सेम फेज पर हैं, इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है, एक साथ मूव करते हैं, एक ही फेज में मूव करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स, इनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। So the locus of all the points in a medium which have the same phase is known as wave front। तो इन सारों को, ये जो सर्कल बना रही है, ये सारे पार्टिकल असल में इन फेज है, तो इसलिए इनको वेव फ्रंट कहा जाता है। अब इसी तरह जो इनका एक पोर्शन है सफेरिकल वेव का, जो एक पोर्शन है उसको सर्कुलर वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे ये एक सर्कल का जो हम सेमी सर्कल का जो पार्ट लेते हैं इसको सफेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। और वेव की जो प्रोपोगेशन है उसको हम इन रेज के जरिए जो है वो इंडिकेट करते हैं, और इन रेज के इन लाइंस को हम एरो लगा के इंडिकेट करते हैं कि वेव जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इन लाइंस को हम लाइट रेज कहते हैं, और ये रेज जो है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का, जैसे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट था उसका कोई एक पोर्शन ले लें, हम कोई एक पोर्शन ले लें, तो वो एक स्मॉल पोर्शन जो है वो एज अ स्ट्रेट पैच के तौर पर बिहेव करेगा, जिसको हम प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। यानी कि पूरा वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो चारों तरफ ऐसे फैल रहा है उसका कोई एक छोटा सा पोर्शन ले लें तो वो एज अ प्लेन वेव फ्रंट जो है वो बिहेव करेगा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसके बारे में, वेव्स इसके लाइट के बारे में, वो है हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। वो क्या कहते हैं जी? फर्स्ट पार्ट इसका एक्सप्लेन करता है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट may be considered as a source of secondary spherical wavelet which spread out in forward direction with the speed equal to the speed of propagation of the wave। तो हाइजन प्रिंसिपल का जो पहला जो पार्ट है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी वेव के ऊपर, ये जैसे हम इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें
तो ये पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के तौर पर काम करेगा और यहां से मजीद जो वेव्स है वो जनरेट हो सकती हैं। जैसे मैंने ये बनाया कि इस पॉइंट से ये एक वेव जो है वो प्रोपगेट हो रही है और ये जो सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस हो रही है इसकी स्पीड वही होगी जो इस प्राइमरी वेव की होगी। सेकेंड पार्ट इसका ये कहता है the new position of the wave front after time t plus delta t can be found by drawing a plane tangential to all the secondary wavelets। तो अगर अब हमें इस पहली पोजीशन का पता है, पहली वेव के पोजीशन का पता है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो कंसीडर कर लेते हैं एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इनमें से जो वेव्स निकल रही हैं, ये देखें, इनमें से जो वेव निकली, अगर हम इनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, सबके ऊपर टेंजेंट क्या होता है, जो किसी सर्कुलर आर्क को किसी एक पॉइंट पर टच करके गुजर रहा हो, तो अगर हम इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर ले तो हम इसके बाद वाली वेव की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। तो हाइजेन प्रिंसिपल असल में यही कह रहा है कि अगर आपको पहली वेव की डायरेक्शन और उसकी पोजीशन का पता है तो आप उसके बाद आने वाली वेव की जो डायरेक्शन है या उसकी जो पोजीशन है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ टेंजेंशियल ऑन द वेव फ्रंट्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हाइजेन प्रिंसिपल असल में जो बाद वाली जो वेव्स है, अगर आपको पहली वेव का पता तो आप नेक्स्ट वेव की जो पोजीशन है उसको एलोकेट करने में मदद कर सकते हैं। ये हाइजेन प्रिंसिपल इस चीज को एक्सप्लेन करता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या कहता है, द सोर्स व्हिच प्रोड्यूस वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, इक्वल और कंपेरेबल एम्पलीट्यूड एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कि ऐसे जो सोर्स ऑफ लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, उसको हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। कोहेरेंट सोर्स। अब लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे लिए वो सूरज है, तो सूरज से आने वाली लाइट भी कोहेरेंट नहीं है। कोई भी लाइट सोर्स हो, कोई भी जिसमें से लाइट एमिट हो रही है, तो उसमें से उसके डिफरेंट पार्ट्स में से प्रोड्यूस होने वाली जो लाइट है वो डिफरेंट होगी, या उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, एम्पलीट्यूड सेम है तो उसका जो फेज है वो डिफरेंस हो जाएगा। फेज तो नॉर्मली वैसे ही पोजीशन चेंज करने से ही फेज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो कोहेरेंट लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर सके, सिर्फ लेजर के अलावा। लेजर इज द ओनली सोर्स जो एक कोहेरेंट लाइट सोर्स जो वो प्रोड्यूस कर सकता है। बट इन नेचरली आमतौर पर जो लाइट सोर्स है वो डिफरेंट पार्ट से जो उसकी लाइट निकल रही होती है वो कोहेरेंट नहीं होती। तो अगर आप कोहेरेंट सोर्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है डिवीजन ऑफ वेवलेंथ एज इन यंग्स डबल स्लिट, फ्रेनलीज, बायप्रिज्म एंड लॉयलेट्स। ये तीन जो एक्सपेरिमेंट्स लिखे गए, यंग डबल स्लिट, फ्रेनलीज बायप्रिज्म और लॉयलेट्स मिरर, ये तीन ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम वेवलेंथ को डिवाइड कर देते हैं और उसको डिवाइड करने से कोहेरेंट लाइट सोर्स हासिल करते हैं। इनमें से जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये आगे हम पढ़ेंगे तफसील के साथ। तो इसके जरिए दूसरा तरीका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी कि आप एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दें इसके बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट अ बाउंड्री इन अ न्यूटन्स रिंग। ये न्यूटन रिंग्स भी हम जो है वो पढ़ेंगे। यानी कि ये दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप जो है वो कोहेरेंट लाइट, यानी कि ऐसी लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड कंपेरेबली इक्वल हो और उनका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो, तो इन तरीकों से आप जो कोहेरेंट लाइट है उसको अटेन कर सकते हैं। अच्छा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना हम पीछे भी पढ़ चुके होंगे वेव का, लेकिन अब पर्टिकुलरली हम बात करते हैं लाइट के हवाले से कि अगर लाइट का जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है वो क्या होता है। तो इंटरफेरेंस जो है डेफिनेशन इसकी वही है, इंटरफेरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज पासिंग थ्रू द सेम रीजन। कि दो कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव्स जब एक दूसरे के साथ किसी पॉइंट पर मीट करती हैं, किसी सेम रीजन में से पास करती हैं, तो आपस में सुपर इंपोज होती हैं और सुपर इंपोज होने के नतीजे में उनमें इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इसके अंदर भी इंटरफेरेंस की वही दो टाइप्स हैं, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। When two waves of the lights having the same frequency, amplitude and a constant phase relationship are propagating through a certain region of space in the same direction, they reinforce each other at some points। तो जिन पॉइंट्स पर वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे वहां पर जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और while
कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एट अदर पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जहां पर ये एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो इंटरफेरेंस की टाइप्स वही है कि वो पॉइंट जहां पर अगर उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है, किसी एक रीजन से दो वेव्स गुजरती हैं और वो एक दूसरे को सुपर इंपोज करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, रीइंफोर्स करें, तो एज ए रिजल्ट उनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह की जो इंटरफेरेंस है उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जिन मुकामात पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं उनको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, पीछे वेव्स के अंदर हम ये बात करते हैं कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, लेकिन जब हम लाइट वेव्स की बात करते हैं तो यहां पर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ब्राइट के साथ, यानी कि वहां पर जो ब्राइट सिग्नल हमें मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर होगी दो लाइट सिग्नल्स के दरमियान, तो वो डार्क हो जाएंगे, एक दूसरे का असर खत्म कर देंगे, तो वहां पर डार्क स्पॉट मिलेगा। तो जब इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है तो जो ब्राइट स्लॉट होती है हम उसको एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिक्लेयर करते हैं, और जो डार्क स्पॉट होता है उसको हम एज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, एक कंडीशंस क्या है इंटरफेरेंस की? ये वही सेम कंडीशंस है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। द लाइट वेव मस्ट केम फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, ये कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो सेम हो। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मस्ट बी इक्वल और नियरली इक्वल, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। लाइट वेव शुड बी परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक, एक जैसी होनी चाहिए, एक ही वेवलेंथ की होनी चाहिए, वेवलेंथ डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स फ्रॉम द टू सोर्स मस्ट बी स्मॉल, यानी कि उनके दरमियान या तो पाथ डिफरेंस हो ही ना, एग्जैक्टली इन फेज हो, या उनमें इतना स्मॉल पाथ डिफरेंस हो कि वो दोनों के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। एंड इन द लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल, लीनियर सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। तो 5 कंडीशन है लाइट वेव को इंटरफेयर करने के लिए। अच्छा जी, उसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पीछे से हमारे पास ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट आ रही है और दो स्लिट्स के जरिए हमने इसको दो डिफरेंट सोर्सेज में डिवाइड कर दिया, जब ये दो लाइट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे तो जो हमारे पास सामने पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इनके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। तो यहां पर जहां पर ये डार्क फ्रिंजेस बन रही है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहां पर ये ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब इन दोनों इंटरफेरेंसेस को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अच्छा जी, यहां पर आप देखें कि हमारे पास जो दो वेव्स हैं Y1 एंड Y2, यू कैन सी कि उनके अंदर वो इन फेज है, दोनों वेव्स जो है वो इन फेज है, और उनके इन फेज होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जैसे कि यहाँ पे Y1 और Y2 दोनों वेव्स है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के तौर पर जो उनका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, और इसको हम सिंपली उनके वेक्टर एडिशन से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों इन फेज होंगी तो एज ए रिजल्ट हमें एक बड़ी वेव जो है वो मिलेगी, एक ज्यादा इंटेंस, ज्यादा ब्राइट वाली वेव मिलेगी। पर अगेन मैं रिकॉल करवा दूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमने पीछे कंडीशन पड़ी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो हमारे पास क्या थी कि जो लैम्डा है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। 1 लैम्डा यानी कि जो फेज डिफरेंस है उनके दरमियान, वो 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस सॉरी जो उनके दरमियान होना चाहिए 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, यानी कि उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा कंप्लीट, m इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी उनके दरमियान तो देन हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो मैथमेटिकली हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, और ग्राफिकली जो है वो हमारे पास इस कंडीशन के तहत कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके जी, ऑन द अदर हैंड अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइट सोर्सेज है Y1 और Y2, और जब ये दोनों ऐड होंगे यू कैन सी कि इनके दरमियान पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे, और एज ए रिजल्ट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, या इन द केस ऑफ लाइट हम ये कहेंगे कि हमारे पास डार्क स्पॉट आएगा, क्योंकि दोनों जो लाइट सोर्सेज हैं, दोनों जो लाइट रेज है वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रही है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और हमारे पास एक डार्क स्पॉट आएगा। और अगेन इफ वी रिकॉल कि यहां पर हमारे पास जैसे हमने ऑर्गन पाइप के अंदर जो इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन निकाली थी वो हमारे पास क्या थी 1
3, 5, 7, यानी कि वो उसका ऑड नंबर मल्टीपल होता है वेवलेंथ का, या उनमें जो पाथ डिफरेंस है दैट मस्ट बी लैम्डा हाफ, मल्टीपल ऑफ लैम्डा हाफ, हाफ लैम्डा का जो है वो उनमें पाथ डिफरेंस होगा, तो तब हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी होगी, विच इज m+1/2 लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है दोनों वेव का वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, कंप्लीट वेवलेंथ। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा हाफ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लैम्डा/2, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2। तो इस तरह ये दो कंडीशंस है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जिसकी वजह से हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद आ जाता है जी मशहूर ज़माना एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो 1801 में 1801 में थॉमस यंग्स ने परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट को। स्टूडेंट्स, ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जैसे डेट्स हैं या जो साइंटिस्ट है वो किसने परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया, ये जो इंफॉर्मेशन है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने फिनोमिनाज या लॉस पढ़े, जैसे हमने यंग्स की बात की, डबल स्लिट की बात करें, इन एक्सपेरिमेंट्स के साइंटिस्ट और इनकी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की डेट, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। थॉमस यंग परफॉर्म्ड हिज फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इस जो एक्सपेरिमेंट ने हमें एविडेंस दिया था कि जो लाइट है वो एक वेव है, पार्टिकल नहीं है। तो यू सी के जो साइंटिस्ट थी उनके दरमियान 80s के अंदर यही दौड़ रही थी कि वो प्रूव कर सके कि आइदर लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ पार्टिकल। इसको ड्यूल नेचर ऑफ द पार्टिकल भी कहते हैं कि एक जो वेव है वो एट ए टाइम पार्टिकल भी बिहेव करती है और लाइट भी बिहेव करती है। और अगेन ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो लाइट के पार्टिकल बिहेवियर की कंफर्मेशन करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो इसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन स्कैटरिंग है, और जो लाइट का वेव बिहेवियर कंफर्म करते हैं वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स है। ओके जी, आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो जो थॉमस यंग थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक किसी बैरियर के जरिए जो है वो दो स्लिट्स जो है वो डेवलप की थी, एक स्लिट ये वाली और एक स्लिट ये वाली, और इधर से जो लाइट आ रही थी वो एज अ प्लेन वेव फ्रंट के तौर पर आ रही थी, यानी कि जो लाइट है वो एज अ प्लेन वेव फ्रंट ली गई ताकि जब वो लाइट इस स्लिट के साथ टकराए तो वो दोनों स्लिट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब चूंकि स्लिट्स का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही नैरो है, और हम डायफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ चुके हुए हैं कि जब लाइट किसी नैरो स्लिट से पास करती है, कोई भी वेव नैरो स्लिट से पास करती है तो वो स्लिट के किनारों से बेंड हो जाती है, जिसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद डिटेल्स हम डायफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो जब वो यहां से निकलेगी तो यहां से वो एज ए सेकेंडरी वेवलेट बिहेव करेगी और ये अपनी जो वेव्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाएगी दोनों साइड्स पर। और जब ये दोनों साइड से वेव्स निकलेंगी तो किसी पॉइंट पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी, किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी। तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे वहां पे हमारे पास डार्क स्पॉट्स आएंगे, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे वहां पे हमारे पास डार्क स्पॉट्स आएंगे। कंस्ट्रक्टिव पे लाइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट्स आएंगे, और डिस्ट्रक्टिव पे हमारे पास डार्क स्पॉट आएंगे। तो ये था सेटअप, और इसके आगे उन्होंने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन प्लेस की हुई थी, और ये स्क्रीन जो थी उसके ऊपर ये डार्क और ब्राइट जो स्पॉट्स है वो विजिबल होते थे, जिसको ऑब्जर्व किया जाता था। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब इसमें हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सपोज यहां से हमारे पास लाइट आ रही है, जो दोनों स्लिट्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, पहली स्लिट a है, दूसरी स्लिट b है। अच्छा जी, यहां से जो लाइट सेंट्रल पॉइंट पर आएगी, एक लाइट इधर से आ रही है और एक लाइट इधर से आ रही है, चूंकि दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ने जो पाथ ट्रेवल करना है वो सेम होगा, कोई पाथ डिफरेंस नहीं, विच मींस कि सेंट्रल पॉइंट जो है वो हमेशा ब्राइट ही होगा। बट हम बात करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट P की। तो जब इस P की बात करें तो जो A से लाइट निकलेगी वो यहां पहुंचेगी, और B से जो रे आ रही है वो यहां पहुंचेगी। अब अगर हम पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वी कैन सी कि इस दूसरी रे ने इतना डिस्टेंस जो है वो ज्यादा किया, यानी कि इन दोनों रेज में इतना जो है वो डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस मौजूद है। ये पाथ डिफरेंस जिसको हम S का नाम दे रहे हैं, ये पाथ डिफरेंस
कंफर्म करेगा कि ये पॉइंट जो है वो ब्राइट होगा या डार्क होगा, क्योंकि हम पीछे देख चुके हुए हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शरायत है, हम उनको यहां पर लागू करके देखेंगे कि ये पॉइंट जो है वो डार्क होगा या ब्राइट होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और ये सारा का सारा एक्सप्लेन करेगा ये वाला जो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अच्छा जी, अब हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये BP माइनस AP, यानी कि अगर हम इस डिस्टेंस S को निकालना चाहते हैं तो ये कैसे किया गया है, ये BP यानी कि ये B से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, इसमें से ये देखें जी, ये रे है B से P और ये रे है A से P, तो इस सारी रे में से इसको माइनस कर दे तो हमारे पास पाथ डिफरेंस S आ जाएगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है BP माइनस AP इज इक्वल टू S, और ये हो सकता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ये जो पाथ डिफरेंस है इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा या S इज इक्वल m लैम्डा, और यहां पर m क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि इसको जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये होगी। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस D की। ये हमारे पास जो फ्रिंज इसके दो इसके अंदर स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है दैट इज D, और यहां पर ये जो हमारा एंगल है ये थीटा है। तो अगर हम यहां पर इसको एक ट्राइंगल बना लें तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगी जिसका ये BQ साइड है, जो S है ये AQ साइड है, और ये आ गई जो हमारे पास AB साइड। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें तो ये D के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक D sin थीटा और एक D cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो S बन जाएगा वो बन जाएगा D sin थीटा, या sin थीटा यहाँ पे हम निकालें तो sin थीटा इसके अंदर बन जाएगा S ओवर D, और यहां से D sin थीटा बराबर आ जाएगा S के, S इज इक्वल टू D sin थीटा। तो अब ये भी S है और ऊपर से हमने S को m लैम्डा भी कहा है, तो दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो ये कंडीशन है, इसके अंदर ये m की वैल्यू जो है वो डिफाइन, m की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज आती जाएंगी जो ब्राइट जो स्पॉट्स है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ली हुई है। तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमम आ जाएगा, m0 पुट करेंगे सेंट्रल मैक्सिमम, उसको +1 पुट करते जाएंगे तो ये ऊपर वाले डार्क प्लेसेस जो ब्राइट प्लेसेस है वो आ जाएंगे, माइनस वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो नीचे वाली जो है ब्राइट प्लेसेस आती जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद हम कंडीशन देख लेते हैं जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर जरा पैटर्न दिखाया गया इन द फॉर्म ऑफ द वेव कि अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें यू सी कि पाथ डिफरेंस कोई नहीं है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ब्राइट स्पॉट बनेगा। अब दूसरा जो केस है उसके अंदर देखिए, अगर इन दोनों का पाथ डिफरेंस वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि पाथ डिफरेंस जो है वो पूरी वेवलेंथ है, तो यू कैन सी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बट अगर वो पूरी वेवलेंथ नहीं है तो उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव होगी तो ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगी तो हमारे पास डार्क स्पॉट जो है वो विजिबल होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब हम कंसीडर ये करेंगे कि ये जो पाथ डिफरेंस आया था, जो एस हमने पीछे पाथ डिफरेंस निकाला था, ये पाथ डिफरेंस वजह बनता है इस फेज के, इस वेव के फेज शिफ्ट में, और 180 का इसमें फेज शिफ्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर जो पाथ डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा लैम्डा हाफ, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, और ये कंडीशन होती है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो यहां पर m की वैल्यू 1/2 1 2 3 4 अगर हम प्लेस करते जाएं तो हमारे पास डार्क और ब्राइट जो प्लेसेस हैं, डार्क और ब्राइट जो स्पॉट्स हैं, उनकी प्लेसेस जो है वो आती जाएंगी। तो विद दिस रिलेशन d sin थीटा इज इक्वल टू m + 1/2 लैम्डा, आप डार्क स्पॉट निकाल पाएंगे, और विद दिस रिलेशन d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा आप जितने भी ब्राइट जो प्लेसेस हैं स्क्रीन के ऊपर उसकी पोजीशन जो है वो निकाल पाएंगे। तो इस तरह यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है वो लाइट रेज की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर ले पोजीशंस की, कि जो हमारे पास फ्रिंजेस होती हैं, जो हमारे पास उसके ऊपर डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस बनी हुई थी, उसकी पोजीशन की बात करें तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं वही छोटी ट्रायंगल AB Q और PEO। अगर मैं आपको दिखा सकूं, हम बात कर रहे हैं ABQ, ये छोटी ट्रायंगल,
ए बी क्यू ये वाली, और ये बड़ी ट्राइंगल पी ई ओ, इन दो ट्राइंगल्स की बात करें। अब इन दो ट्राइंगल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इन ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम इनकी साइड्स को कंपेयर करें तो S इज कंपेरेबल टू AB एंड Y इज कंपेरेबल टू PE, तो S बटा Y इज इक्वल टू AB बटा PE, और AB बराबर है D के, PE वैसे का वैसे आ जाएगा। अब चूंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर Y इज मच लेस देन L, L जो है वो डिस्टेंस है उसकी स्लॉट से लेकर स्क्रीन तक का, जो उसने स्लिट्स लिए उससे लेकर जो स्क्रीन तक प्लेस की हुई है उसका डिस्टेंस है L, और Y जो है वो उनका फेज डिफरेंस है। तो कंपेरेबली जो Y है वो इतना L की निस्बत जो बहुत छोटा होता है, दैट इज वाई जो PE है वो EO की इक्वल होगी, जिसको हम L डिक्लेयर कर रहे हैं। तो दैट इज वाई इस PE की जगह पे हम L प्लेस करेंगे और यहां से Y की वैल्यू आ जाएगी L इज इक्वल टू S ओवर D। अब इस Y की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो निकाल सकते हैं। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ब्राइट फ्रिंजेस चूंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आती हैं, तो उसके लिए हम L लैम्डा बाय यानी कि लैम्डा कंप्लीट लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ L लैम्डा बाय D, L लैम्डा बाय D, L लैम्डा बाय D 1 2 3 4। बट डार्क फ्रिंजेस के लिए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन थी, हाफ ऑफ 1/2 और साथ में 1 3 5 यानी कि लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस इसके अंदर डालना है। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव के अंदर जो हमारे पास कंप्लीट m की वैल्यू होती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव के अंदर ये 1+2 का उसके अंदर डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है। यही डिफाइन करता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं फ्रिंज स्पेसिंग की। फ्रिंज स्पेसिंग क्या होता है जी? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनता है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, तो दो कंसेक्टिव डार्क या दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। अब फर्ज करें कि आप पहली और दूसरी फ्रिंज के दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है वो निकालना चाहते हैं, तो अब फ्रिंज स्पेसिंग उससे कैसे निकलेगी? 2 माइनस बाय ये फर्स्ट आ गई फ्रिंज, ये सेकंड आ गई, तो 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी L इज इक्वल टू लैम्डा बाय D। यहाँ पर L जो है वो डिस्टेंस है स्क्रीन का स्लिट से और D डिस्टेंस है स्लिट्स का आपस में। तो वैल्यूज को अगर आप पुट करें तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके जी, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर सिंपल जो फार्मूलाज हैं उनको प्लेस करके कैलकुलेट किया हुआ। बड़े सिंपल से फार्मूलाज हैं फ्रिंज स्पेसिंग के लिए, या जो स्लिट के जो डिस्टेंसेस हैं उनको पुट करके सिंपल कैलकुलेशंस की गई हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए, जो आप प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दैट इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म किसको कहते हैं? कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि अगर पानी के ऊपर बारीक सी ऑयल की लेयर हो तो हमें वहां पर बड़े खूबसूरत से कलर देखने को मिलते हैं, या जो सोप वाला पानी होता है उसमें से जो बबल्स बनते हैं उनके बड़े जो है वो डिफरेंट और बड़े जाज़बे नजर जो है वो कलर नजर आते हैं। तो असल में वजह क्या है कि उनके ऊपर वो जो लेयर लगी होती है ऑयल की या सोप की वजह से उनमें से इंटरफेरेंस हो रही होती है। उसके लिए आप कंसीडर करें कि आपके पास ये कोई थिन फिल्म है, ये थिन फिल्म है। याद रखिए ये जो थिन फिल्म होती है, जैसे ऑयल, फर्ज कर ले ऑयल ही है, पानी के ऊपर ऑयल की लेयर है, तो कहीं पर वो ऑयल की लेयर मोटी होगी, कहीं पर ऑयल की लेयर जो वो पतली होगी, तो ये कांस्टेंट स्पेस नहीं होती। फिल्म की जो विड्थ है ये कांस्टेंट नहीं होती है। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट रेज गिरेगी, तो वो लाइट रेज जो है वो असल में दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक लाइट रे जो है वो फिल्म की अपर सरफेस से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट जो दूसरी लाइट रे है वो इसके अंदर क्रॉस कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। अब ये एयर जो है ये लाइटर मीडियम है और जो ये फिल्म है ये डेंसर मीडियम है। तो जब लाइटर से डेंसर में जाके दोबारा इसकी लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो इसमें इतना जो है वो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि अब एक ही लाइट रे जो आ रही थी उसका आधा हिस्सा फिल्म की अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया और आधा हिस्सा फिल्म की जो डाउन बॉटम सरफेस है, लोअर सरफेस, उससे रिफ्लेक्ट हुआ। तो अब दो लाइट रेज जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों ही होगी। अब उसमें कलर क्यों नजर आते हैं? कलर इसलिए नजर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि थिकनेस जो है
वो कांस्टेंट नहीं होती, वो एक जैसी नहीं होती थ्रू आउट द फिल्म। तो कहीं पे पाथ डिफरेंस ज्यादा आता है, कहीं पे पाथ डिफरेंस जो है वो कम आता है। तो कंपैरिजन टू द फ्रीक्वेंसी, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और वो जो डिफरेंट कलर जो है वो उसको एग्जिबिट करते हैं। तो इस तरह थिन फिल्म की दोनों लेयर से, अपर और लोअर लेयर से अलग अलग रिफ्लेक्शन होने की सूरत में जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है, जिसके रिजल्ट में हमें वो जो डिफरेंट कलर जो है वो फिल्म के ऊपर जो है वो नजर आते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो पाथ डिफरेंस है, जैसे मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया कि अपर और लोअर जो लेयर है उससे उसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस एंड नेचर ऑफ द फिल्म एंड द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। तो जो थिकनेस, जैसे जैसे थिकनेस चेंज होगी वैसे वैसे इंटरफेरेंस भी चेंज होगी, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा उस हिसाब से भी जो इंटरफेरेंस है वो चेंज होती जाएगी। अच्छा, इसका जो वजह वही बनेगी कि जब उस फिल्म के अंदर जो लाइट पेनिट्रेट कर रही है वो असल में लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर जो पार्ट डिफरेंस है वो भी क्रिएट होगा, उसका एंगल भी चेंज होगा, जिसकी वजह से जो डिफरेंट बबल के कलर्स हैं वो हमें विजिबल होते हैं। अच्छा जी, इसी पैटर्न को इंटरफेरेंस के फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए मैकलसन इंटरफेरोमीटर के नाम से एक डिवाइस है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को स्टडी करने के लिए और उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैकलसन इंटरफेरोमीटर जो है ये असल में इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस करता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे, यानी कि इसके अंदर एम्पलीट्यूड जो है वो डिवाइड करके जो उसका इंटरफेरेंस का फिनोमेना उसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर आपको उसका जो मैकलसन इंटरफेरोमीटर है उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है। ये हमारे पास लाइट सोर्स है जहां से एक जो कोहेरेंट लाइट है वो प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद दो ग्लास प्लेट्स हैं, ए और बी, ये अपनी जगह पर फिक्स है। उसके बाद दो मिरर्स हैं, M1 एंड M2। M2 जो फिक्स मिरर है, M1 जो है ये मूवेबल है, अप एंड डाउन इसको किया जा सकता है। अब जब सोर्स से लाइट ट्रेवल करती है, जब लाइट यहां पर आती है तो ये जो ग्लास प्लेट है ये पार्शली कोटेड होती है, इसके नीचे जो है वो मिरर वाली तय पार्शली कोटेड होती है सिल्वर से, इसके अंदर पार्शली सिल्वर की कोटिंग लगी होती है। वो जो पार्शली सिल्वर कोटिंग होती है वो क्या करती है, वो पार्शली लाइट को पेनिट्रेट उसके अंदर से ट्रांसमिट कर देती है और पार्शली को रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी कि यहां पर आके लाइट वेव के दो हिस्से हो जाते हैं, एक जो है वो इसमें से पास कर जाता है और चूंकि मीडियम चेंज होता है, लाइटर से डेंसर मीडियम होता है तो उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो मिरर M1 की तरफ चला जाता है। अब ये जो हिस्सा है ये इसमें से गुजरेगा, फिर इसमें से गुजरेगा और आके टकराएगा मिरर M2 पर, और यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगा और दोबारा इस जगह पर आएगा। यानी कि ये इधर गया पहले और इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया उसी पाथ को फॉलो करते हुए। अब चूंकि यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये पार्शियली जो है वो कोटेड होता है, तो इससे टकराकर ये रे आ जाएगी इधर आई साइड पे जिसको आप देख रहे होते हैं। जो दूसरा हिस्सा था जो यहां से ऊपर गया था वो इस मिरर से टकराकर वापस आएगा और इसमें से ट्रांसमिट होकर दूसरी रे इस वेव के अंदर रहेगी। तो जब एक रे इधर से आएगी, एक रे इधर से आएगी, तो यहां पर हमारे पास इंटरफेरेंस का जो वो फिनोमेना इंट्रोड्यूस होगा और हम उसको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब इसको कैसे हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मिरर है ये मूवेबल है। जब हम इस मिरर को अप या डाउन मूव करेंगे तो उसके नतीजे में ये वाला जो पाथ डिफरेंस है वो क्रिएट होगा, और अगेन पाथ डिफरेंस से डिफाइन करता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अगर ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आता है, यानी कि वेवलेंथ पूरी एक वेवलेंथ जितना वो आता है, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे। और अगर ये पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा हाफ का आता है तो हम यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे। तो जो पैटर्न बनता है इस इंटरफेरोमीटर का, कंडीशंस वही है जिसमें आपको बता चुका हूं, m लैम्डा और m+1/2 लैम्डा। तो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन वही m लैम्डा है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है वो ये कंडीशन जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय मूवेबल मिरर। और इसके नतीजे में हमें कुछ इस तरह के रिंग्स नजर आते हैं जिसको न्यूटन रिंग्स भी
कहा जाता है, जिसमें कुछ डार्क प्लेसेस हैं और कुछ जो है वो ब्राइट प्लेसेस हैं। जो डार्क प्लेसेस हैं वो वजह है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और जो ब्राइट प्लेसेस हैं वो वजह है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन जो है आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।